नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, पेपर ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन का है, ओएमसी का है और अभी रिसेंटली ये 17 मार्च 2022 को हुआ है। 1 बजे से 3 बजे तक की शिफ्ट है। पोस्ट का नाम था इलेक्ट्रीशियन 3rd। इस पर हमने वैकेंसी का वीडियो भी आपको दिया था। सो कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के 60 क्वेश्चन इसमें है और हम इस पेपर को 2 पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का सॉल्यूशन आपको देंगे। कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, इस वीडियो में लिंक में आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में एक मोस्ट परफेक्ट कोर्स आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, क्वेश्चन केवल इंग्लिश भाषा में है लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। सो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि कम्यूटेटर के जो ब्रश होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं। देखो, ब्रश या तो कार्बन के होते हैं और अगर कार्बन के नहीं हो तो ग्रेफाइट के होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट के अलावा 2 ऑप्शन और मिल सकते हैं आपको। उनमें एक को बोलते हैं मेटल ग्रेफाइट और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोग्रेफाइट, यानी कॉपर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। जनरली ब्रशों के लिए 3 धातुएं सबसे ज़्यादा काम में लेंगे, ग्रेफाइट, कार्बन और कॉपर। सबसे अधिक धारा घनत्व है कॉपर ब्रशों का है, जबकि सबसे अधिक उपयोग कार्बन ब्रशों का करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कार्बन ब्रशों पर ही सर्वाधिक होता है, कॉपर का धारा घनत्व अधिक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ग्रेफाइट एंड कार्बन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए कौन सी कंडीशन यानी शर्त जो है वो नेसेसरी यानी आवश्यक है। वैसे ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम आपको 5 से 6 शर्तें बताते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है कि ध्रुवता सेम होनी चाहिए, दूसरा दिया है कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो दोनों शर्तें सही है। ध्रुवता कौन सी है? सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है जिसको हम E2 बोलते हैं, तो दोनों ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी एडिटिव यानी जुड़ने वाले स्वभाव की होनी चाहिए, तभी दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं। यदि दोनों ईएमएफ एक दूसरे का विरोध करेंगे तो परिणामी ईएमएफ घट जाएगा। सो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बीजेटी के लिए स्विचिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता जब उसे एक एम्पलीफायर की तरह उपयोग में लिया जाए। यूजेटी के 5 ऑपरेशन होते हैं जनरली, फॉरवर्ड एक्टिव, रिवर्स एक्टिव, 4 ऑपरेशन होते हैं, सैचुरेशन और कट ऑफ मोड। रिवर्स एक्टिव में क्या होता है कि जो पहला जंक्शन होता है एमीटर बेस में वो रिवर्स में होता है और जंक्शन नंबर 2 जो होता है वो फॉरवर्ड में होता है। तो ऐसा संचालन हम एम्पलीफायर के रूप में बीजेटी का नहीं लेते। सैचुरेशन मोड में दोनों फॉरवर्ड कंडीशन में होते हैं, रिवर्स मोड में कट ऑफ मोड में दोनों जंक्शन रिवर्स में होते हैं और सबसे अधिक हम एक्टिव मोड में इसका प्रचालन करते हैं जहां पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में। बीजेटी एक बाईपोलर युक्ति है, यानी होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। इनपुट इम्पीडेंस लो होता है इसका, क्योंकि इसका जो इनपुट जंक्शन होता है पहला जंक्शन वो फॉरवर्ड में होता है इसलिए। अगला सवाल है कि हैमर की पहचान करें। ये कौन सा हैमर आपको दिखाया गया है? याद ही रखना दोस्तों, आगे से अगर आप देखें इसकी नोब को तो इसको मैकेनिक हैमर के नाम से जाना जाता है। टूल मेकर हैमर जो होगा उसमें आगे की जो है वो नोब से आपको पता लग सकता है। खैर, सी उत्तर रहेगा, मैकेनिक हैमर उत्तर आएगा। अगला सवाल, वोल्टेज अक्रॉस द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट पर वोल्टेज 0 जबकि ओपन सर्किट पर वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। एक खुले परिपथ के सिरों पर वोल्टेज का मान हमेशा कितना होता है?
मैक्सिमम बोल सकते हो या सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आप इसको बोल सकते हो। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज टू इम्प्रूव इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मशीन। मतलब सवाल कह रहा है कि डीसी मशीन में इंसुलेशन प्रतिरोध को सुधारने के लिए, देखो इंसुलेशन प्रतिरोध में कमी क्यों आती है, सबसे बड़ा इसका कारण मानते हैं कि वाइंडिंग में नमी का प्रवेश कर जाना। अगर वाइंडिंग में मॉइस्चर प्रवेश कर जाती है तो उसको फिर बाहर कैसे करेंगे, कोई कार्बन फिलामेंट लैंप या किसी उद्दीप्त लैंप से उसको गर्म करें, बिल्कुल सही विधि है। किसी हॉट एयर ब्लोअर से उसको गर्म हवा प्रवेश करी जाए, ये भी सही है। मोटर को पहले डिसमेंटल करो यानी खोलो और वार्निश कर दो वाइंडिंग पर, ये भी सही है। ग्रीसिंग जो है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों ग्रीसिंग केवल और केवल ल्यूब्रिकेशन का काम करेगी, ये इंसुलेशन सुधारने का काम नहीं करेगा। ठीक है ना, सी उत्तर है। ग्रीस जो है वो इंसुलेशन प्रतिरोध सुधारने का तरीका नहीं है, ये घर्षण कम करने का तरीका है। अगला सवाल, ऊर्जा स्थानांतरण में कौन सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो इलेक्ट्रॉन खुद सक्रिय रूप से भाग लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद जो है वो साथ में गति करता है, डी उत्तर आएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का भाग कौन सा नहीं है, तो इंटरपोल नहीं है, कंजर्वेटर लगता है, ब्रीदर लगता है, बकोल्ज रिले लगती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में इंटरपोल नहीं होता। ये कहाँ होता है, डीसी मशीनों में होता है। इसका उद्देश्य क्या है, स्पार्किंग कम करना। अगला सवाल, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनन एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है विस्तार या फैलाव या प्रवाह, तो ये लक्स सेकंड में आएगा क्योंकि ल्यूमिनस यानी प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है और एक्सपोजर को सेकंड में मानते हैं। लक्स सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी, सी ऑप्शन अपने लिए सही रहेगा। अगला सवाल है कि जब आप सोल्डरिंग करते हैं उस दौरान यदि टर्मिनल हैज़ टू सेलो ए क्रिप, यानी टर्मिनल पर आपने क्रिम्पिंग की थी और वो बहुत अगर तीखा रूप ले लेती है, सेलो का मतलब यहाँ पर तीखा है, ध्यान रखिएगा, तो उस कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत उच्च या बहुत हाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि फैलाव बोल सकते हो इसको आप यहाँ से सेलो, और जब वो फैल जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, हाई होगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डी उत्तर आएगा। आगे दोस्तों स्ट्रेसिस कर्व दिया हुआ है, बीएच कर्व भी बोल सकते हैं हम इसे, और पूछा गया है कि ये जो ओ से सी है ये किसे दर्शाता है, तो इसको हम कोवर्सिविटी बोलते हैं, निग्राहिता बोला जाता है। अच्छा कर्व है, इसके बारे में मैंने थ्योरी में कई बार वीडियो दिए हैं, तो मुझे लगता है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे पहले ही। अगर मैं इसको पूरा एक बार और बताऊं तो देखो ये 0 से शुरू होता है और इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ अगर ओ से देखें तो ये कहलाता है रेजिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व है। ओ से सी ये कहलाता है कोअर्सिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे निग्राहिता यानी कोअर्सिविटी बोला जाता है। आगे सवाल है कि कैंडल पावर 60 है, दूरी 2 मीटर है, लैंप की प्रदीप्ति की गणना करें। दोस्तों प्रदीप्ति की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है CP यानी कैंडल पावर बटे डी स्क्वेयर। वैसे इसको कैंडल पावर को I से दर्शाते हैं, यानी I बटे डी स्क्वेयर इंटू कोस थीटा होता है। जब कोस फाई ना दिया हो तो इसे छोड़ दें। I होती है कैंडल पावर, D दूरी दे रखी है आपको, इसकी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। जब कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करोगे तो आंसर कितना आएगा, 15 लक्स उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है अल्टरनेटर की टेस्टिंग में, यानी अल्टरनेटर की आपको जांच करनी है, कौन सी जांच इसमें शामिल नहीं है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ें तो आराम से समझ जाओगे। भाई अल्टरनेटर को चालू करना है उससे पहले टेस्ट करोगे तो बॉडी का वाइंडिंग के साथ इंसुलेशन प्रतिरोध देखेंगे कि नहीं, अर्थ कनेक्शन बिल्कुल सही किए हुए हैं कि नहीं ज़रूर देखेंगे, वाइंडिंग में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं ये भी देखेंगे, और दोनों वाइंडिंग के बीच में आपस में इंसुलेशन प्रतिरोध कितना है ये भी हम देखेंगे। वज़न चेक नहीं किया जाता दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है आप भी इसको कर पाएंगे आराम से। बी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लेकर है।
वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए, 5 माइक्रोफेरेड धारिता है और 1000 ओम का रिएक्टेंस है। देखो एक्स सी बराबर 1/2π होता है, राइट। यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल दो, नया फॉर्मूला क्या बनेगा, F बराबर 1/2π/c बनेगा। माय डियर, कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 100/π। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं बता देता हूँ, देखो 2 × π की जगह पाई रखो, एक्स सी का मान 1000 है, माइक्रोफेरेड में मान है तो 10⁻⁻6 आएगा। देखो -6 में से 3 तो इससे कट जाएगी और जो माइनस की 3 बचेगी वो ऊपर आकर कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है, ये कट जाएगा, 100/π बच रहा है। ये देखो, कैलकुलेशन करके मिलान करना क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आगे पूछा है कि चित्र में आपको क्या दिखाया गया है। देखो बीच वाले को अगर ध्यान से नहीं देखो तो ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, आयताकार और ये आकृति, ये कहलाती है स्टार्टर। अब इसके अंदर अगर सिंबल इस तरह से बना हुआ है तो ये स्टार डेल्टा है, रोटर रेजिस्टेंस वाला बना हुआ है तो रोटर रेजिस्टेंस है, DOL लिखा हुआ है तो वो DOL स्टार्टर है। ठीक है, इसमें देखो सिंपल सा लिखा हुआ है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला सवाल, हेलोन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है वो किस में आएगा। देखो हेलोन टाइप जो होता है ना, ये विद्युतीय आग बुझाने के मामले में आता है। विद्युतीय आग को या तो C श्रेणी में रखते हैं या फिर E श्रेणी में रखते हैं। E का ऑप्शन नहीं है तो क्लास C के साथ ही जाएंगे। C लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, E लेते हैं USA में। ठीक है ना, D में कौन सा आता है गुरुजी, तो D में आते हैं मेटल्स वगैरह, धातुओं में लगी आग जो होती है ना वो D श्रेणी की होती है। इसका उत्तर आपको C क्लास करना है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रिज यूज टू मेजर लो रेजिस्टेंस। अति निम्न मान का प्रतिरोध नापना है, कौन सा ब्रिज काम में लेंगे, तो केल्विन ब्रिज काम में लेंगे। कुछ जगह केल्विन का डबल ब्रिज ऑप्शन दे देता है, कुछ जगह केवल केल्विन ब्रिज देता है। और ये जो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है ना, ये तो वेरी हाई रेजिस्टेंस नापने के काम आती है, ध्यान रखना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। अगला सवाल है, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। तो दोस्तों जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, और अगर सिलिकॉन का पूछे तो 0.72 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट कर सकते हो खैर। और अगर आपसे पूछे इनके फॉरबिडन एनर्जी के मामले में, तो जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, लो और मीडियम वोल्टेज की जो लाइन है वो भवन से कितनी क्षैतिज दूरी पर होनी चाहिए। लगभग 2.5 मीटर दूरी है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर में बार बार आया है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा है, पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है, हमेशा ये ध्यान रखना, लेकिन इकाई के जितना नज़दीक हो उतना ही अच्छा माना जाता है। फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का ये अनुपात होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। विद्युत चुंबकीय अवमंदक प्रणाली किस में काम में लेते हैं। विद्युत चुंबकीय अवमंदक प्रणाली एडी करंट का ही दूसरा नाम है, भंवर धारा को ही बोलते हैं, और ये फ्लक्स मीटर में काम में लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई डैम्पिंग नहीं होती। मूविंग आयरन में वायु घर्षण होती है। डायनमोमीटर में न्यूमेटिक डैम्पिंग होती है, यानी वायवीय डैम्पिंग बोलते हैं उसको। अगला सवाल है कि जब 2000 वाट का हीटर घरेलू सप्लाई सिस्टम से जोड़ा जाता है तो हीटर की तार जो है वो लाल हो जाती है, जबकि घरेलू वायरिंग के तार फिर भी ठंडे रहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो हाई प्रतिरोधी होता है घरेलू वायर से तुलना करने पर, इसलिए वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। डी उत्तर होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इज हायर देन दैट ऑफ द वायरिंग। डी उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको चित्र में एक डीसी जनरेटर दिखाया गया, इसकी पहचान करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड जनरेटर है, क्योंकि सीरीज और शंट दोनों है।
अब हम देख रहे हैं कि शंट केवल आर्मेचर के साथ समांतर में है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड, बी उत्तर हो जाएगा। लॉन्ग शंट तब होता जब शंट और सीरीज आर्मेचर और सीरीज इन दोनों के समांतर में शंट वाइंडिंग होती, तब वो लॉन्ग शंट कहलाता। अब शॉर्ट शंट है। सिंपल क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर काफ़ी अच्छा है। जिन बच्चों की रेगुलर तैयारी थी उनके हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे देखो ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है सिल्वर का यानी चांदी का। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम होता है और ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आए। लग का प्रकार पूछा है। देखो रिंग टाइप लग की पहचान होती है कि वो आगे से पूरा गोल होता है, इसको बोलते हैं फ्लेंज्ड स्पेड, यानी आगे से कटा हुआ है और फ्लेंज यानी मुड़ी हुई आकृति में है। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। अगला सवाल, अल्टरनेटर को समांतर जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? उनकी पावर रेटिंग समान होना आवश्यक नहीं है, वोल्टेज समान जरूरी है, फ्रिक्वेंसी समान जरूरी है, फेज़ का कोण और फेज़ का क्रम ये समान होने ज़रूरी है। ठीक है ना। पावर रेटिंग बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा तापीय परियोजनाओं में कुछ यूनिट 110 मेगावाट की होती है, कुछ यूनिट 200 मेगावाट की होती है, कुछ 250 मेगावाट की होती है और वो सब पैरेलल में जुड़े भी होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं, तो काम कर रहे हैं ना। अगला सवाल, आपने क्या बनाया है यदि लोहे पर तार वाउंड कर दिया और उसमें से धारा चल रही है? तो विद्युत चुंबक इसी का तो नाम है। लोहे की छड़ पर तार लपेटकर यदि उसमें से धारा दी जाएगी तो इसी का नाम तो विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी को बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर स्टार का सिंबल बना हुआ है तो वो वोल्टेज टेस्टिंग की बात करता है। अगर उसके स्टार के अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो 500 वोल्ट तक टेस्ट हो सकता है। अंदर 0 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है नो वोल्टेज टेस्टिंग, यानी इसे वोल्टेज टेस्ट करने के लिए नहीं लगा सकते। जैसे मेगर और ओमीटर, उसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उसे 5000 वोल्ट तक काम में ले सकते हैं। यानी स्टार का चिन्ह वोल्टेज के उपयोग को संकेत करता है। मोटा मोटा आप ये ध्यान रखें बस। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया किसके कारण होती है? विद्युत के रासायनिक प्रभाव के कारण। बहुत आसान पेपर लग रहा होगा आपको, आसान है नहीं, इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके लिए ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखो, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में नमी सोखने के लिए क्या भरा जाता है? बहुत सिंपल है ना, सिलिका जेल भरी जाती है। और इसके कलर के बारे में ध्यान रखना, जब फ्रेश हो तो ब्लू होती है और बाद में लाइट पिंक या वाइट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, यही 30 क्वेश्चन करेंगे आज के इस पार्ट में। बाकी 31 से लेकर 60 पार्ट 2 में देंगे आपको। उसका वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें।